Hello, dear students. This is Mrunal ma'am, and this is our third session. ईपीएम जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट ही पेपर विच इज़ कॉमन टू ऑल, जिसके ऊपर हमने पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, उसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं। एंड मैंने कहा था कि इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से, तो उसका भी अभी चैनल बन गया है। तो अगर आपको एक्सेस चाहिए, इट इज़ पेड टेलीग्राम चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को, तो वहाँ से आपको जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स में से न्यूमेरिकल्स पूछे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में, उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं अभी आज का सेशन ऑन 10 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पैरामीटर्स फॉर बैंक। बैंक के लिए जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पैरामीटर्स है वो कौन कौन से हैं? तो कुछ ऐसे है, देखो, जैसे कस्टमर बेस्ड पैरामीटर्स है कुछ, जहाँ पे इवैल्यूएशन होता है। दूसरा है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कितनी है, उनके ऊपर भी इवैल्यूएशन होता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। थर्ड, फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट, डिपॉजिट कितने हैं बैंक्स के पास। देन बैंक की इन्वेस्टमेंट कितनी है, बैंक के स्प्रेड मैनेजमेंट कितने हैं, क्रेडिट अप्राइजल कैसा है, आरओआई कितना है। एंड ये जो कैमल्स अप्रोच है, इसको भी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस फॉर बैंक्स है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है कि सी फॉर कैपिटल एडिक्वेसी कितनी है, ए फॉर असेट क्वालिटी कितनी है, एम फॉर मैनेजमेंट कैसा है, ई फॉर अर्निंग्स, एल फॉर लिक्विडिटी एंड एस फॉर सिस्टम एंड कंट्रोल कैसा है। तो ये सब पैरामीटर्स है, इवैल्यूएशन पैरामीटर्स फॉर बैंक्स इसे कहेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको निराली प्रकाशन ठाकुर पब्लिकेशन से मिल जाएगा। तो इस इन पॉइंट्स को पहले लिखना है और फिर उनको पैराग्राफ में हर एक पॉइंट को इलेबोरेट करना है। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर शुड बी एटलीस्ट 3 to 4 पेजेस। इस पूरे पॉइंट्स को, ये जो पैरामीटर्स है उनको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने जो बुलेटिंग पॉइंट्स है हर एक क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 10 के, वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो आपको डिटेल में एग्जाम में लिखना है। ओके, सेकेंड, write a brief outline on various KPIs used by e-commerce industries। तो वेरियस केपीआईज जो यूज्ड करते कॉमन इंडस्ट्रीज में, वो क्या क्या है? तो वो है वेबसाइट ट्रैफिक, फिर कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, रिपीट विजिट, बाउंस रेट ऑफ वेबसाइट, रेफरल ट्रैफिक होती है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, चर्न रेट, रेवेन्यू ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड, कॉस्ट पर कन्वर्जन, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कार्ड अबंडन रेट एंड नेट प्रोमोटर स्कोर। तो ये जो केपीआईज है ई कॉमर्स के, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनको इलाबरेट करना कि वेबसाइट ट्रैफिक में क्या आता है, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन में क्या आता है, तो इसको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारे पॉइंट्स है याद रखने के लिए। तो हर एक पॉइंट को अच्छे से आप समझेंगे तो एग्जाम में यू कैन राइट दिस इन ब्रीफ। ओके, वेरियस केपीआईज यूज्ड इन ई कॉमर्स। नेक्स्ट जो है, क्रिएट अ बैलेंस स्कोर कार्ड फॉर अ कंपनी विथ सम अजम्पशन फॉर अ स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे एक बैलेंस स्कोर कार्ड क्रिएट करने के लिए कहा है विथ सम अजम्पशन फॉर स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे देखो, ये जो बैलेंस स्कोर कार्ड परसेप्टिव्स है वो यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव क्या है उसका, कि इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड इम्प्रूविंग कैश फ्लो मैनेजमेंट। फिर कस्टमर पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन ऑल्सो। इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव देखेंगे तो एनहांस प्रोजेक्ट डिलीवरी इफिशिएंसी एंड इम्प्रूव क्वालिटी मैनेजमेंट, ये इंटरनली रहेगा। एंड लर्निंग एंड ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से अगर हम कहेंगे तो इन्वेस्ट इन एम्प्लॉयज डेवलपमेंट एंड फोस्टर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यहाँ पे रहेगा। सो दिस इज बैलेंस स्कोर कार्ड फॉर अ कंपनी विथ सम स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे ये स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है जो
हाईलाइट किए हैं मैंने, टिक कर दिए। सो यहाँ पे ऐसे कार्ड आपको बनाना पड़ेगा और इसको डिटेल में आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा। इसमें आपको बैलेंस कोड कार्ड की कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या है और कैसे डेवलप किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, यस यहाँ पे देखो, डेवलप अ डैशबोर्ड फॉर मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस फॉर स्टोर एंड मेक अजम्पशन। ओके, डेवलप अ डैशबोर्ड फॉर मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ स्कोर एंड मेक अजम्पशन। तो ऐसे कौन कौन से परफॉर्मेंस है जो कहते हैं उसे डेवलप अ डैशबोर्ड फॉर मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। तो कौन कौन से यहाँ पे, तो देखो सेल्स परफॉर्मेंस है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, कस्टमर एंगेजमेंट है एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी। तो सेल्स परफॉर्मेंस में क्या क्या आता है कि टोटल सेल्स, सेल्स ग्रोथ एंड कन्वर्जन रेट आता है। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक एक्यूरेसी एंड आउट ऑफ स्टॉक रेट, ये भी आता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको पॉइंट्स ही बता रही हूँ, आपको डिटेल में इसको अंडरस्टैंड करके लिखना पड़ेगा। ओके, जितना आप ज़्यादा लिखोगे और फ्लो चार्ट्स बना के लिखोगे, डायग्राम आपके अगर प्रेजेंटेशन में होगा क्वेश्चन में, ये पॉइंट्स भी आप ऐसे बुलेट्स डाल के अगर लिखोगे तो इसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो एक पेपर राइटिंग भी स्किल है कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन में से ज़्यादा मार्क्स कैसे मिल सकते हैं। तो उसको प्रॉपरली, मतलब इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, फिर स्ट्रक्चरल डायग्राम, बुलेट पॉइंट, ऐसे अगर आप लिखोगे और हर एक पॉइंट को आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। ओके, अब यहाँ पे थर्ड जो डैशबोर्ड आता है फॉर मेजरिंग एंड इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस का, वो आता है कस्टमर का एंगेजमेंट कैसा है। कस्टमर तभी एंगेजमेंट होती है उनकी कि वो सेटिस्फाइड है हमारे सर्विस से। फिर उसके बाद वो रिपीट परचेस कितना कर रहे हैं या नहीं, वो चेक करना है। कस्टमर लॉयल्टी भी देखनी है। तो ये सब आता है कस्टमर एंगेजमेंट में। देन ऑपरेशनल एफिशिएंसी में क्या आता है कि स्टाफ की प्रोडक्टिविटी कैसी है बैंक में, या श्रिंकेज रेट, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये नया कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से देखना पड़ेगा कि इसमें क्या आएगा। एंड स्टोर मेंटेनेंस, ये सभी जो है दिस आर द डैशबोर्ड। ओके, डेवलप, ये डैशबोर्ड हमने डेवलप किया है टू मेजर एंड इवैल्यूएट परफॉर्मेंस फॉर स्टोर, टू मेक एंड मेकिंग अजम्पशन। तो ये आपको पॉइंट समझने, और ऐसे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी प्लेस के बारे में अगर आपको डेवलप करना है तो इस टाइप में आपको डेवलप करना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यस यहाँ पे देखो, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इंजीनियर्ड एंड डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। ये दोनों कॉस्ट सेंटर जो है उनको कंपेयर करो। ओके, तो कंपैरिजन दोनों में क्या है कि बोथ आर यूज्ड टू अलोकेट कॉस्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दोनों जो कॉस्ट सेंटर है वो कॉस्ट दोनों भी अलोकेट करने के लिए यूज करते, बोथ आर यूज टू अलोकेट कॉस्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है, बोथ प्लेज अ रोल इन डिटरमाइनिंग द ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दोनों के दोनों भी जो ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर है बिजनेस का या ऑर्गेनाइजेशन का, वो डिटरमाइन करते, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते वहाँ पे। बोथ कैन बी यूज्ड फॉर बजटिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड डिसीजन मेकिंग पर्पस, ये दोनों में यूज करते हैं। अब इनका कॉन्ट्रास्ट क्या है कि ये जो इंजीनियर्ड कॉस्ट सेंटर है हैव कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली लिंक टू प्रोडक्शन वॉल्यूम, while जो डिस्क्रिशनरी है हैव कॉस्ट दैट आर मोर कंट्रोलेबल। ओके, यहाँ पे देखो, द allocation of cost in ECC, that is engineered cost center, is based on predetermined standard, whereas the allocation of cost in DCC is used on judgment. ओके, तो ये और भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे कॉन्ट्रास्ट में, प्रॉपर इसको एलाबोरेट करके लिखना है, ये हेडिंग होगा, इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर ECC आर टिपिकली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, वाइल जो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर होता है यूजुअली रिलेटेड टू सपोर्ट फंक्शन और ओवरहेड एक्टिविटी। तो दोनों में ये डिफरेंस है, तो अच्छे से पढ़ लो, बुक में है या आपको नेट पे भी मिल जाएगा।
कॉन्ट्रास्ट एंड कंपेयर ऑफ इंजीनियर्ड एंड डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। अभी इन दोनों के बारे में पूछा, बाकी के भी कॉस्ट सेंटर है उनका भी डिफरेंस पूछ सकते हो। तो अभी सभी कॉस्ट सेंटर का डिफरेंस, कंपैरिजन, कॉमन पॉइंट आपको करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, एक्सप्लेन द प्रोडक्ट प्राइसिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसी होती है। तो इसमें आपको पहले तो उनके ऑब्जेक्टिव मेंशन करना है, फिर मेथड्स मेंशन करनी है, और दोनों को फिर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ओके, तो डिटेल में इस पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। नाउ प्रोडक्ट प्राइसिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, कॉस्ट रिकवरी हो, मार्केट इंसेंटिव्स मिले और मार्केट सेपरेशन ना हो, ऐसे ये सब ऑब्जेक्टिव्स है। इनकी मेथड्स फुल कॉस्ट प्राइसिंग है, फुल कॉस्ट प्लस बेसिस प्राइसिंग है, मार्केट बेस्ड प्राइसिंग है एंड इंड्यूसमेंट प्राइसिंग है। तो ये सभी आप अच्छे से पढ़ो, इसके डिटेल में क्या आता है वो पढ़ो। एंड ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक्सप्लेन द वेरियस टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग और एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजटिंग और एक्सपेंडिचर, ये जो टेक्निक्स है, वेरियस टेक्निक्स, वो आपको पता ही है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही थे। कुछ नॉन डिस्काउंटेड है, कौन कौन से डिस्काउंटेड है, कुछ ओल्ड टेक्निक्स है, कुछ न्यू टेक्निक्स है। ओके, तो सभी को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, और जिनके फॉर्मूलाज आपको आते हैं वो फॉर्मूलाज भी आप लिख लो। नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो एक क्वेश्चन तो कैपिटल बजटिंग या एक्सपेंडिचर पे, उसके टेक्निक्स पे बनता ही है। तो अगर आपको पॉसिबल है तो एक स्मॉल सम लेके आप वो टेक्निक्स को सॉल्व करके भी दिखा सकते हो, तो इसमें अच्छा इंप्रेशन आपका एग्जाम में पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द वेरियस कैटेगरीज ऑफ एनपीएस दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड इम्पैक्ट ऑफ एनपीएस ऑन बैंकिंग ऑपरेशंस। तो कैटेगरीज देखो, सब स्टैंडर्ड असेट्स, डाउटफुल असेट्स एंड लॉस असेट्स, ऐसे वेरियस कैटेगरीज है। ओके, एंड इम्पैक्ट जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का है, वो देखो ऐसी एसेट्स है बिजनेस की, बैंक्स की, कि वो परफॉर्म ही नहीं हो रही है। मतलब बहुत सारे लोगों ने लोन लिया है लेकिन उसका रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं हुआ, रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हुआ, तो ऐसे लोन्स जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहलाते। तो उनका जो इम्पैक्ट है, डेफिनेटली अगर लोन का रिफंड रिटर्न नहीं हो रहा है तो फाइनेंशियल लॉस तो होगा, लिक्विडिटी इश्यूज भी आएंगे बैंक को, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, ये एक पॉइंट रहेगा, और कैपिटल इनएडिक्वेसी क्रिएट होगी, क्योंकि पूरा बिजनेस जो है बैंक का तो इंटरेस्ट पे ही चलता है, एंड क्रेडिट रिस्क तो हमेशा रहेगा। तो ये जो वेरियस कैटेगरीज ऑफ एनपीएज है एंड इम्पैक्ट है, तो एनपीए जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसको डिटेल में पढ़ लो, इसके इम्पैक्ट पढ़ लो, इसकी कैटेगरीज पढ़ लो, और जितना डिटेल में आप इसको लिख सकते हो आप लिखो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एनजीओ। एनजीओ हमको सबको पता है कि एनजीओ क्या है। ऐसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो विदाउट गवर्नमेंट कंट्रोल वर्कआउट होती है। तो व्हाट इज एन एनजीओ, एक्सप्लेन द नीड फॉर इवेल्युएटर परफॉर्मेंस अप्राइजल फॉर एनजीओ। कि अभी देखो गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं, तो उसके ऊपर तो कुछ तो कंट्रोल होना पड़ेगा। परफॉर्मेंस अप्राइजल इवेल्युएटर की नीड क्यों है एनजीओस को, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो पहले तो लिखो यहाँ पे कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है is an independent organization that operates without governmental control। कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है एंड विद ऑपरेट विदाउट गवर्नमेंट कंट्रोल। इसको और भी डिटेल में लिख सकते हैं, इसके डेफिनेशंस भी आपको बुक में मिल जाएंगे। ओके, तो नीड क्यों है इवेल्युएटर परफॉर्मेंस अप्राइजल की, कि इवेल्यूशन ऑफ इम्पैक्ट उसका देखना पड़ेगा, उनकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट कुछ हो रही है नहीं, डिसीजन मेकिंग, ये पॉइंट फिर से रिपीट हो गया। डोनर कॉन्फिडेंस देखना है एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो रही है नहीं, ये देखना है। देखो एनजीओ हो या कोई भी हो, सभी को ऐसे लगता है कि वो उनका ग्रोथ हो जाए, उनका मार्केट में वैल्यूज बढ़ जाए, तो इन इसके लिए उनका परफॉर्मेंस इवेल्युएटर अप्राइजल होना जरूरी है। तो इसके सभी पॉइंट्स को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है एनजीओ के। ओके, देन स्टेट एंड इलाबोरेट द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो प्रोजेक्ट किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एक प्रोजेक्ट का एक क्राइटेरिया होता है,
उसके पैरामीटर्स होते हैं और उसका इवैल्यूएशन होता है। तो अभी हमें यहाँ पे प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन प्रोजेक्ट का देखना है, तो उसकी प्रोसेस हमें इलैबोरेट करनी है। तो पहले तो देखो हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, ऐसी डायग्राम आपको एक्सप्लेन करनी है, डालनी है एग्जाम में, और फिर हर एक पॉइंट को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है डिफाइन ऑब्जेक्टिव, फिर कलेक्ट डेटा करते हैं, फिर सिलेक्ट इवैल्यूएशन मेथड कि कौन से मेथड से इवैल्यूएशन करेंगे, फिर एनालाइज करते हैं पूरा डेटा, फिर परफॉर्मेंस का असेसमेंट करते हैं, मतलब देखते कि कैसे चल रहा है, फिर आइडेंटिफाई लेसन्स लर्न कि हर एक देखो कोई हारता या जीतता नहीं है, या कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है, तो एवरी टाइम वी आर लर्निंग समथिंग कि इस सिचुएशन में मार्केट की ये कंडीशन में कैसे एक्ट किया जाए। तो ये भी लेसन आइडेंटिफाई लर्न लेसन्स यहाँ पे। फिर रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट फाइंडिंग्स की ओवरऑल क्या फाइंडिंग्स हुआ, एंड फिर इवैल्यूएशन रिजल्ट जो है वो यूज करते हैं। ये पूरा प्रोसेस है ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो इसको अच्छे से लर्न कर लो सीक्वेंस वाइज, एंड फिर अच्छे से डायग्राम डाल डाल के एग्जाम में एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एक्सप्लेन द एलिमेंट्स और इसेंशियल ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। देखो ऑडिट रिपोर्ट पे एक क्वेश्चन तो बनता ही है, ऑडिट रिपोर्ट पर एक शॉर्ट नोट तो आती है या स्मॉल क्वेश्चन कुछ तो आता है। तो ऑडिट रिपोर्ट की क्या होता है, कैसे बनता है, और उसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, वो सब हमें लिखने हैं। तो देखो ऑडिट रिपोर्ट का सबसे इनिशियल एलिमेंट है टाइटल, फिर एड्रेसी जिसका ऑडिट रिपोर्ट हम करेंगे, आइडेंटिफिकेशन होता है कि क्या क्या है ऑडिटिंग में, रेफरेंस टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, फिर सिग्नेचर आता है, फिर ओपिनियंस आते हैं, ऑडिटर्स का एड्रेस आता है, डेट एंड रिपोर्ट आता है। तो ये सब ऑडिट रिपोर्ट में इम्पॉर्टेंट या इसेंशियल पॉइंट है। तो एक ऑडिट रिपोर्ट आप अच्छे से पढ़ लो, आप वहाँ पे एक रिपोर्ट भी दिखा सकते हो एक रैंडमली बना के, तो इसका अच्छे से इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक्सटर्नल फाइनेंशियल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस हम समझेंगे यहाँ पे। फर्स्ट है कैरिड आउट बाय द थर्ड पार्टी एक्सटर्नल जो है, यहाँ पे इंटरनल कैरिड आउट बाय एन एम्प्लॉय। सेकेंड देखो वैलिड फॉर अ रेगुलेटरी पॉइंट एंड यहाँ पे ओनली यूज्ड इंटरनली, investors can rely on it, and this could be biased कि internally जो होता है we are not sure for that, then fully other to regulations and could ये जो है could deviate from regulations। तो ये basic points, some points mention over here, लेकिन आपको इसको अच्छे से डिटेल में करना है कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यस अगर बुक है तो बुक में से कर लो, या आप गूगल भी कर सकते हो, डिटेल में इसके आपको आंसर मिल जाएगा और डिटेल में ही मिल जाएगा, क्योंकि 10 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे है। देन क्वेश्चन नंबर 13 देखो एक्सप्लेन इन डिटेल गवर्नेंस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके ऊपर बड़े क्वेश्चंस आते हैं, इसके गवर्नेंस या और भी कुछ रूल्स क्राइटेरिया, कुछ भी जो पैरामीटर्स है कंपोनेंट्स है वो अच्छे से आप यहाँ पे पढ़ लो। The governance in NPOs refers how they are managed and run. It involves set of rules, processes and structure. इसके की कंपोनेंट्स क्या है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनकी मिशंस एंड विजन, उनकी पॉलिसी एंड प्रोक्योरमेंट, स्ट्रैटेजीज प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट, इवैल्यूएशन एंड इम्पैक्ट मेजरमेंट्स, ये सब इनके जो है डिटेल्स गवर्नेंस के पॉइंट्स हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है। देन डिफाइन कैपिटल बजटिंग, डिस्कस इज इट्स इम्पॉर्टेंट। देखो कैपिटल बजटिंग किसी भी बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट एनालाइज होता है बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स, एंड कौन सा प्रोजेक्ट जो है फ्यूचर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड सिलेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, दैट इज कैपिटल बजटिंग। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स अलोकेशन, कि हम जितने रिसोर्स को अलोकेट कर रहे हैं वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज कैसे हो, फिर एनहांस डिसीजन मेकिंग, फिर इवेल्युएट लॉन्ग टर्म जो वायबिलिटी है वो, मिटिगेट रिस्क एंड अलाइन विथ स्ट्रैटेजिक गोल। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट, एंड इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन एबीसी एनालिसिस यहाँ पे है, हाउ एबीसी एनालिसिस इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पैरामीटर फॉर रिटेल।
एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स इन ABC कैटेगरीज एंड परफॉर्मेंस मेजर ऑफ ABC कैटेगरी। अब ये थोड़ा अलग से क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। एंड हाँ, यहाँ पे देखो एबीसी एनालिसिस जो है इज अ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पैरामीटर। एबीसी जो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पैरामीटर है विच इज कॉमनली यूज्ड इन रिटेल टू क्लासिफाई आइटम्स बेस्ड ऑन देयर इम्पोर्टेंस एंड प्रायोरिटीज। ठीक है, तो रिटेल इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है कि कौन से प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है एंड प्रायोरिटीज कर सके, अकॉर्डिंगली एबीसी एनालिसिस करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स इनटू एबीसी कैटेगरी कैसे करते हैं कि एबीसी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन Pareto principle, also known as 80-20 rules, means approximately 80% of the result come from the 20% of causes, ऐसा उनका रूल है। तो इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लो। अभी कैटेगरी ए बी सी ऐसे उन्होंने कैटेगराइज किया है। तो कैटेगरी ए में क्या क्या आता है कि हाई वैल्यू आइटम आता है विच कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ रिटेलर सेल्स एंड प्रॉफिट। तो जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई वैल्यू आइटम है, उसको कैटेगरी ए में रखते हैं। There are typically 10-20% of items that generate 80% of revenue। कि एटम्स कम है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू उस हाई वैल्यू आइटम से बनता है। फिर कैटेगरी बी में आता है दिस आइटम्स आर ऑफ मॉडरेट एंड इम्पोर्टेंट एंड कंट्रीब्यूट मॉडरेट पोर्शन। तो यहाँ पे यूजुअली देखो 30-40 आइटम्स यहाँ पे आते हैं एंड जनरेट 15-20% ऑफ रेवेन्यू। तो वैसे आइटम्स ज़्यादा लेकिन रेवेन्यू कम आता है कैटेगरी बी में, जहाँ पे मॉडरेट इंपॉर्टेंस एंड मॉडरेट कंट्रीब्यूशन होता है। कैटेगरी सी में दीज आर द लो इंपॉर्टेंस एंड कंट्रीब्यूट टू अ रिलेटिवली स्मॉल पोर्शन ऑफ सेल्स, ओके, एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पे सबसे कम जहाँ पे होता है सेल्स को कंट्रीब्यूट, प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट करते हैं, वो कैटेगरी सी में आते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी अराउंड 50-60 आइटम्स, मतलब बहुत सारे आइटम्स है लेकिन उनका जो इनकम है उनसे वो 5-10% से ही, मतलब वेरी लो है एंड स्लो मूविंग प्रोडक्ट है, ये आते कैटेगरी सी में। तो अकॉर्डिंगली कैटेगरी ए बी सी ऐसे बाइफरकेट करते हैं। और इसका जो है परफॉर्मेंस मेजर जो है to associate with ABC analysis है inventory control, sales and profit contribution and resource allocation. These are the performance measure with the ABC allocation। तो ABC allocation बहुत ही ज़्यादा important है एंड ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इसमें से है, बहुत सारे टाइम्स पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन तो आपको करना ही है, लेकिन प्लस आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस लगते हैं, आपके इंटरनल पेपर्स हो गए वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो उसको भी आप अच्छे से कर लो तो ईपीएम जैसा पेपर आपको इजी जाएगा। प्लस न्यूमेरिकल्स का चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, टू डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ईपीएम एंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।